हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 के एमसीक्यू। देखिए, इसी क्रम में आज हमारा यहां पर चैप्टर नंबर 9 है। यहां पर हम जन सुविधाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं कौन कौन से प्रश्नों को यहां पर डिस्कस करना है। आज का पहला प्रश्न है आपका, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में पानी को संरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में सभी व्यक्तियों को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहां पर कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला कथन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सेकंड, उच्च न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। देश में साफ पानी न मिल पाने के कारण दस्त, पेचिश, हैजा जैसी जल जनित बीमारियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चौथा है आपका, पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय जो है मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज्यादातर 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं। देखिए, आप सभी को पता है जीवन और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। तो आपका जो अनुच्छेद 21 है, यानी जिसमें राइट टू लिव यानी जीवन जीने का अधिकार जिसमें दिया हुआ है, तो उसमें पानी के अधिकार को भी हमारा एक फंडामेंटल राइट माना है और इसे जीवन के अधिकार के साथ ऐड रखा है। यहाँ पर यानी अनुच्छेद 21 में ही इसे रखा गया है। आपको पता होगा जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो मूलभूत आवश्यकताओं में आपका जो है जल का अधिकार है, आपका भोजन का अधिकार है, आपका स्वास्थ्य का अधिकार है, आपका वो सारे अधिकार आपके जो है अनुच्छेद 21 में ही रखे गए हैं। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहाँ पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और समय समय पर आपके हाई कोर्ट्स हुए, सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने कई मुकदमों में ये बात स्पष्ट रूप से कह दी है। जब जब राज्य में जल के विवाद से संबंधित मुद्दे गए हैं या फिर मान लीजिए जल की आपूर्ति को लेकर मुद्दे गए हैं कोर्ट वगैरह में, तो वहां पर कोर्ट ने साफ साफ वहां पर यह बात क्लियर कर दी है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी यहां पर मौलिक अधिकारों में से एक है। तो यहां सेकंड वाला कथन भी यहां पर सही है। थर्ड है आपका, देश में साफ पानी न मिल पाने के कारण दस्त, पेचिश, हैजा जैसी जल जनित बीमारियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं स्वच्छ जल जो होता है उसको हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और आप देख रहे होंगे लगातार हमारा जल जो हमारा चाहे भौम जल हो या सरफेस पे पाया जाने वाला जल हो, हमारी जो भी क्रियाकलाप है उनकी वजह से लगातार दूषित होता चला जा रहा है। तो दूषित होने की वजह से उस जल को हम जो है यूज कर रहे हैं, तो उस वजह से हमें दस्त हुए, पेचिश, हैजा जैसी जो जल जनित बीमारियां हैं उनसे हम घिरते जा रहे हैं और लगातार ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। चौथा कथन अगर हम देखें यहाँ पर, पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं और उनमें से ज्यादातर 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं। देखिए, एक रिपोर्ट है, यानी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हमारे यहाँ लगभग 1600 जो मौतें होती हैं पर डे, उनमें ज्यादातर ये मौतें हो रही हैं पानी की कमी के कारण होती हैं। पानी में से संबंधित जो बीमारियां हैं इनकी वजह से पर डे भारत में 1600 से ज्यादा मौतें होती हैं। और इन मौतों में सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे नहीं हैं, बल्कि 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं इनकी मृत्यु सबसे ज्यादा हो रही है। तो चौथा वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल चौथा कथन असत्य है। तो आंसर है आपका बी, केवल फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज आपका, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पानी की तरह कुछ अन्य मूलभूत आवश्यकता वाली सुविधाएं भी देश के हर नागरिक को उपलब्ध करवाए। सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, स्वास्थ्य और स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज आदि जन सुविधाएं कही जाती हैं। सेकंड, किसी भी जन सुविधा का एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका सीमित लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है आपका, जन सुविधाएं लोगों के उन्नति के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो बात कही जाए यहां पर आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की, तो आप जहां भी रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है देश के नागरिक होने के नाते आपको मूलभूत आवश्यकता वाली जो चीजें हैं वो मुहैया करवाए, ताकि आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने डेवलपमेंट के बारे में आगे बढ़ सकें। तो यहां पर अगर बात की जाए तो यहाँ स्वास्थ्य और स्वच्छता यहां पर इसमें आ जाता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है,
जो आपके स्कूल कॉलेज वगैरह है, ये सब आपकी जन सुविधाएं कही जाती हैं। यानी कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए, देश में रहने वाले जितने लोग हैं उन सभी के लिए हैं, इसलिए इन्हें जन सुविधा का नाम दिया गया है। यानी कोई भी इन्हें यूज कर सकता है, किसी के साथ यहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात करें कि किसी भी जन सुविधा का एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका सीमित लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जन सुविधाएं जो होती हैं वो सभी के लिए होती हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है कि जिसके जेब में पैसा होगा वही इस्तेमाल करेगा, जिसके जेब में पैसा नहीं है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसा भेदभाव किसी के साथ नहीं होता है। यहाँ पर जो आपके ऐसे वर्ग हैं जो कि इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं, तो सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान करती है, कुछ ना कुछ उन्हें प्रोत्साहित करती है, या फिर उन्हें जो है रियायत यानी सस्ती दरों पर ये सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर सीमित लोगों के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए, यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, केवल सीमित लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड कथन है आपका, जन सुविधाओं जो हैं आपकी, ये लोगों के उन्नति के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल आपके किताब में ही दिया हुआ है और किताब के एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी छोटे से स्मॉल टाउन में अगर बिजली आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो क्या होगा? यानी कि लोग बिजली से रिलेटेड कोई ना कोई कारखाना, छोटे मोटे धंधे ये भी खोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यानी मान लीजिए गवर्नमेंट ने बिजली प्रोवाइड करवा दी, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है उस नगर में जो है बिजली से रिलेटेड तमाम तरह के छोटे मोटे कारखाने वहाँ पे खुल जाएंगे। यानी लोगों के पास अवसर अब बढ़े हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब कमा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकता वाली जो सुविधाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की उन्नति के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यानी कि लोग उनका लाभ उठाते हुए अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोच पाते हैं, फ्यूचर के बारे में बेटर कर पाते हैं। तो यहाँ थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज आपका, जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। देश में मौजूद सरकार पर जन सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी होती है। इस संदर्भ में यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन आपका जो है असत्य है। पहला है, ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश होती है। सेकंड, निजी कंपनियों द्वारा मुहैया करवाई जा रही जन सुविधाओं की कीमत बहुत ज्यादा होती है और बहुत कम लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं। थर्ड है आपका, जन सुविधाओं के लिए पैसे का प्रबंध सरकार जनता पर कर लगाकर करती है। चौथा है आपका, सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का सहारा ले सकती है। बात करें आपकी जन सुविधाओं की, तो देखिए ज़्यादातर जो जन सुविधाएं होती हैं किसी भी देश में, जो भी सरकार होती है उस सरकार से अपेक्षा यही की जाती है वो सभी नागरिकों के बारे में सोचे, सभी नागरिकों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, उनको बुनियादी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए, ताकि नागरिक जो है अपने आगे बढ़ सकें, उनका लाभ उठाते हुए नागरिक जो है, क्योंकि नागरिक ही किसी देश की वास्तविक में जो है मानव संपदा होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मानव संपदा हमारी जो है स्ट्रांग नहीं होगी, मानव संपदा हमारी जो है बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं होगी, तो वो देश तरक्की भी नहीं कर पाएगा, उन्नति भी नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जापान का। जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो है नहीं, प्राकृतिक संसाधन तो है नहीं, लेकिन उसने क्या किया, अपने यहाँ के ह्यूमन पर इन्वेस्टमेंट किया, यानी उसने अपने आप को खुद को मानव संसाधन में तब्दील किया, और आप देख रहे हैं जापान आज तरक्की के मामले में कई गुना आगे है। तो यहाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इसी के बारे में हम कह सकते हैं जन सुविधाओं के बारे में। जन सुविधाओं के बारे में लिखा हुआ है इसमें मुनाफे की गुंजाइश होती है। देखिए, मुनाफा कौन कमाता है? मुनाफा वही व्यक्ति कमाता है जो कि इसका खुद का निजी फर्म हो, वो मुनाफे के बारे में सोचता है। जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाला है, प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक वाला सोच सकता है कि मुझे मुनाफा कमाना है। जन सुविधाओं में कोई मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर सामाजिक न्याय की भावना होती है कि हम अपनी जनता को न्यूनतम आवश्यकता वाली वस्तुएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये भावना होती है। इसमें मुनाफा घाटा ये सब चीज़ें नहीं सोची जाती हैं। यहाँ पर देश के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा भला करना है, सबको सामाजिक न्याय सुनिश्चित करवाना है, इस उद्देश्य से आपकी ये योजनाएं चलाई जाती हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा कि ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश होती है, ये पहला वाला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड कथन की बात करें, यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों वाली बताई गई है। देखिए, प्राइवेट कंपनियां कोई भी जन सुविधा मुहैया करवाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर चीज़ें जो होती हैं रियायती दर पर नहीं होती हैं, यानी कम दर पर नहीं होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा खासा पैसा वो चार्ज करती हैं। जैसे एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर जांचें वगैरह जो होंगी वो बहुत ही कम दरों पर, या फिर गवर्नमेंट की तमाम स्कीम जो चल रही हैं आपको उनका भी लाभ मिलेगा। वहीं आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होंगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल पर किसी प्रकार का कोई वहाँ पर रेगुलेशन वगैरह नहीं है गवर्नमेंट का। ये बात पहले भी स्पष्ट कही जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि प्राइवेट ही है वो। अगर गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, यानी गवर्नमेंट बार बार यही कहती है। और फिर भी कोई चाहता है कि भाई हमें बेटर स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए तो प्राइवेट
प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे आप, तो प्राइवेट में आप ये देखते हैं वहाँ पर आपसे चार्जेस ज़्यादा लिए जाते हैं। ऐसे ही आपकी गवर्नमेंट, जो आपके गवर्नमेंट शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ पर आपको शिक्षा मुफ्त में मिलती है। वहीं आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, अपने बच्चों को करेंगे, तो वहाँ पर आपको फीस चुकानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निजी कंपनियों के द्वारा जब भी कोई चीज़, यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कोई चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उसकी यहाँ पर आप देखेंगे कीमत बढ़ जाती है और बहुत कम लोग ही यहाँ पर इसका लाभ उठा पाते हैं। यानी यहाँ पर वही व्यक्ति इसका लाभ उठा पाएगा जिसकी जेब में पैसा होगा, वरना बाद बाकी लोग वंचित रह जाएंगे। थर्ड कथन है आपका, जन सुविधाओं के लिए पैसे का प्रबंध सरकार जनता पर कर लगाकर करती है। देखिए, सरकार जो है, सरकार कोई उपक्रम तो चला नहीं रही है, यानी ऐसा थोड़ी ना है कि उद्योग धंधे तमाम उसके चल रहे हैं या फिर बिजनेसमैन उसकी जेब में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है, तमाम तरह के टैक्स लगाती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो उन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का जो पैसा होता है उसी का इस्तेमाल करते हुए ये विकास कार्य जितने भी हैं, यानी जन सुविधाओं के जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों का संचालन करती है। तो यहाँ थर्ड वाला कथन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा है आपका, सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का सहारा ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि तमाम जो रोड वगैरह आपके बन रहे हैं, हाईवे वगैरह बन रहे हैं, गवर्नमेंट ने उनके टेंडर जो है प्राइवेट कंपनियों को दे दिए हैं। तो ऐसे होता है यहाँ पर, यानी जन सुविधाओं को बनवाने के लिए, जन सुविधाओं को लोगों तक जल्दी से द्रुत गति से पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को कभी कभी निजी कंपनियों का भी सहारा लेना पड़ता है। तो यह चौथा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके 2, 3 और 4 कथन सही हैं। पहला वाला कथन असत्य है, पूछा यहाँ पर यही गया है कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर है ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 4 है आज आपका, भारत में जन सुविधाओं को देश के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। सेकंड, सरकार द्वारा पूरी आबादी के लिए पोलियो जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान सरकार की स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए, बात कही जाए, हमारे देश में सरकार ने कौन कौन सी जन सुविधाओं को, यानी कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो कि हर नागरिक तक जन सुविधाओं के लक्ष्य से चलाई गई थी, जन सुविधाओं को पहुंचाने के लक्ष्य से चलाई गई थी। तो उनमें एक यूनिक एग्जांपल आपके सामने जो है, आपकी फंडामेंटल एजुकेशन, यानी कि आपका जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, सॉरी RTE जिसे हम बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन जिसे बोलते हैं, वो है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क स्कूली शिक्षा का अधिकार है। और आपको पता होगा ये किसके तहत रखा गया है, आर्टिकल 21A के तहत इसे रखा गया है। यानी 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके जरिए इसे जो है यहाँ पर लाया गया था। और इसके जरिए आप सभी जानते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं इनकी स्कूली शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है, यानी इन्हें बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारा पूरा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। अगर आपने सरकारी आंकड़े उठा के देखे हैं, सरकारी आंकड़े आपने पढ़े हैं, तो आप पाएंगे ये सरकार के अभियानों का ही हिस्सा है। सरकार के जो 2 बूंद जिंदगी वाला ऐड आता नहीं था, तो उसी का हिस्सा है। आप देख रहे होंगे आज देश में पोलियो बिल्कुल खत्म हो गया है, पोलियो के एक भी मामले सामने नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी सरकार ने जो पल्स पोलियो अभियान चलाया था, 2 बूंद जिंदगी की, आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन का ऐड भी काफ़ी फेमस रहा था वहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह के अभियान जो चलाए गए हैं, ये इसीलिए चलाए गए हैं कि सरकार जो है स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शा रहे हैं ये अभियान। तो यह सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 है आज आपका, भारत में बढ़ती आबादी और लगातार शहरीकरण के कारण नगरों में जल की किल्लत बढ़ती जा रही है। शहरों में जलापूर्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, शहरों में जलापूर्ति की कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है, जबकि मध्यम वर्ग इस समस्या का विकल्प आसानी से ढूंढ लेते हैं। सेकंड, बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती हैं। थर्ड है आपका, शहरी जल आयोग के द्वारा तय मात्रा के अनुसार शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 125 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। चौथा है आपका, मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। वहीं चेन्नई की बात की जाए, चेन्नई में जलापूर्ति की समस्या को दूर करने के लिए ये जो है निजी कंपनियों के टैंकरों की सहायता यहाँ पर ली जा रही है, और इन जो जल वाले टैंकर हैं इनको अनुबंधित कहा जाता है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे शहरीकरण हमारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, शहरों में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जल की किल्लत तो अपने आप होगी ही होगी। तो ऐसे में शहर में जो जल की कमी है वो ज़्यादातर यहाँ पर जो गरीब
व्यक्ति हैं, यानी आप जानते होंगे काम की तलाश में लोग तमाम लोग शहर की ओर उन्मुख हो रहे हैं। तो गरीब जो जा रहे हैं शहरों में, तो उनके सामने सबसे बड़ी किल्लत है वो पानी कहाँ से पिएं। आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर कोई पानी की प्रॉपर वाटर सप्लाई की लाइन तो नहीं पड़ी है। जबकि यहाँ पर अगर मध्यम वर्ग की बात करें तो शहर का जो मध्यम वर्गीय तबका है वो अपने लिए पानी कहीं ना कहीं खरीद लेता है, उसके पास खरीदने की क्षमता है, यानी बोतल के रूप में पानी खरीद रहा है। पेयजल आप देखते होंगे कि शहरों में खूब चल रहा है ये वाला धंधा, 20 रुपए की पानी की बोतल या 10 रुपए की पानी की बोतल, जहां जैसा चल रहा है। 20-20 लीटर की जो बड़ी बड़ी कैन टाइप होती हैं उनमें पानी लोग खरीदते हैं पीने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्यम वर्ग वाले लोग हैं अपना विकल्प ढूंढ लेते हैं। वहीं गरीबों को जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही कहीं ना कहीं जो भी है यहाँ पर योजना या सरकार द्वारा चलाई जा रही जो भी पानी की टंकियां हैं उन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो उनकी भी हालत जर्जर है, कहीं कहीं पानी मिल जाता है साफ, कहीं कहीं पानी के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। तो यहाँ पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड है आपका, बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जो पानी की किल्लतें हो रही हैं उसके चलते हुए तमाम जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने इसमें एक बिजनेस ढूंढ लिया है, और ऐसे करके वो या तो बोतल बंद पानी है उसकी सप्लाई कर रही हैं, या फिर आपने देखा होगा कुछ जगहों पर टैंकरों की भी सप्लाई की जाती है। लोगों ने अपने घर में जो है पानी की टंकियां टाइप बना रखी हैं, तो उनमें लोग वो टैंकर खाली करवा लेते हैं पानी वाले। तो टैंकर आपको जो है कहीं के शहर में जो है 250 300 या ऐसे करके जो रेट उनका बना हुआ है, यानी मुझे तो ये मालूम है 300 या 400 रुपए का मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। तो हर शहर का अलग अलग रेट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसा रेट होगा, हर जगह का अलग अलग है। तो यहाँ पे कुछ प्राइवेट कंपनियां भी कूद पड़ी हैं इस मामले में। तो ये क्या करती हैं, शहर के बाहर से यानी ग्रामीण इलाकों से जहाँ पर पानी अवेलेबल है वहाँ से पानी जो है इकट्ठा करती हैं और उन्हें ले जाकर शहर में बेच देती हैं। बात करें आपका जो शहरी जल आयोग है, तो शहरी जल आयोग ने एक बात यहाँ पर कही है कि शहर में रहने वाले प्रति व्यक्ति को लगभग 125 लीटर प्रतिदिन पानी नहीं चाहिए, बल्कि 135 लीटर पानी मिलना ही चाहिए। 135 लीटर प्रति व्यक्ति, समझ रहे हैं आप, लगभग 7 बाल्टी पानी के बराबर पानी मिलना चाहिए। यानी एक व्यक्ति औसत रूप से यहाँ पर 135 लीटर पानी खर्च करता है पूरे दिन में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शहरी जल आयोग कह रहा है। तो थर्ड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 125 लीटर लिखा है। देखिए ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस शहर के व्यक्ति के लिए पानी की मात्रा कितनी बताई गई है, 135 लीटर प्रति व्यक्ति, ठीक है। यानी एक व्यक्ति को कम से कम 135 लीटर पानी मिलना चाहिए। लेकिन ये पानी हर जगह समान नहीं मिल रहा है। जो अच्छी कॉलोनी है, यानी कि जो आप देख रहे होंगे धनाढ्य लोगों की कॉलोनी है या फिर संपन्न लोगों की कॉलोनी है, तो वहां पर तो एक एक व्यक्ति को लगभग 300 से 400 या 500 लीटर पानी मिलता है। वहीं पर कुछ ऐसे भी स्थान है जिनमें लोगों को 20 लीटर पानी भी नहीं मिल पा रहा है पूरे दिन में। तो आप देख सकते हैं कितनी असमानता है। चौथा है आपका कथन कि मुंबई का जो जलापूर्ति विभाग है वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। देखिए ज़्यादातर जो जल की सप्लाई का काम होता है नगर पालिका का होता है। तो जगह जगह पर भारत में जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उन सब ने अपना तरीका ढूंढ रखा है। कुछ लोग शुल्क लेते हैं, कुछ लोग जो होता है और जो टैक्स वसूले जाते हैं उनसे ही मैनेज करते हैं। तो मुंबई की जलापूर्ति की बात करें तो मुंबई की जलापूर्ति जो है इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, जल शुल्क लेते हैं, यानी कि जो जल प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए पैसा लेते हैं। घर घर में जो उन्होंने नल लगा रखे हैं उन नलों पर मंथली कुछ चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ चौथा वाला कथन यहाँ पर सही है। बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में लगातार जो है पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। यहाँ पर पानी का जो जलस्तर है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। यानी आप देखते होंगे, आपने सुना भी होगा अखबार में, काफ़ी बार डिबेट भी होती है कि आने वाले 10 सालों में चेन्नई में बिल्कुल पानी नहीं होगा, भौमजल बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर चेन्नई में जलस्तर गिरता जा रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, या यहाँ की जो नगर पालिका वगैरह है, यहाँ पर जो प्रबंधन संस्थान है जल को सुनिश्चित करने वाले, जल की आपूर्ति करने वाले, उन्होंने प्राइवेट कंपनियों के टैंकर अपने यहाँ लगा लिए हैं, अनुबंध पर लगा लिए हैं। तो इन टैंकरों को यहाँ पर अनुबंधित टैंकर कहा जाता है। तो यहाँ पर पांचवा वाला कथन भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा कथन सही है। तो आंसर है आपका सी, केवल 1, 2, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 है आज आपका, दुनिया भर के विभिन्न देशों में जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं। इन देशों में जलापूर्ति के लिए किए प्रयासों और जनता पर उसके परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है इनमें। पहला है, ब्राजील के पोर्तो एलेग्रे शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। इस गिरावट का कारण है यहां पानी की औसत कीमत रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। सेकंड है आपका, बोलीविया में जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों में देने से यहां पर दंगे फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में यहां पर लेनी पड़ी है।
तो देखिए बात करें ब्राजील की, ब्राजील के पोर्तो एलेग्रे वाले शहर की बात करें तो ये काफ़ी गरीब शहर है। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धनाढ्य शहर हो, यहाँ पर काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम दुनिया भर के तमाम देशों के साथ इसे कंपेयर करें तो यहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है। इसके पीछे का कारण लोगों ने पता लगाने की कोशिश की तो कारण ये पाया कि यहाँ पर जो जल वगैरह है, जल की आपूर्ति वगैरह है वो बेहतर है। यानी यहाँ पर पानी के लिए एक औसत कीमत रखी गई है, यानी ऐसी कीमत रखी गई है जो मध्यम वर्गीय भी जिसके लिए वहन कर सके, चार्ज वहन कर सके, और गरीब व्यक्ति भी उसका चार्ज वहन कर सके। यानी किसी पर ऐसा ना हो अतिरिक्त दबाव पड़े। यानी गरीबों के लिए इन्होंने कीमत और भी कम कर दी है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों की शिशु मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है, दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले यहाँ पर कम है। और यहाँ का जो जल विभाग है वो कहीं ना कहीं पारदर्शी तरीके से यहाँ से काम चलाता है। और विभाग में कौन सी योजना लाई जानी है ये लोग कौन तय करता है, यहाँ पे जो पोर्तो एलेग्रे शहर के लोग हैं ये मिलकर तय करते हैं। इन लोगों को जो है यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है ताकि जलापूर्ति जो है बेहतर बनी रहे, जलापूर्ति वाले विभाग में किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। तो लोगों ने यहाँ पर खुद आके देखा है और खुद वहाँ पर चीज़ों में यहाँ पर जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तभी यहाँ पर देख रहे होंगे पारदर्शिता के साथ चीज़ें चल रही हैं। बात करें बोलीविया की, बोलीविया का नाम आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा। कहीं जब भी कहीं भी प्राइवेट हाथों में कोई चीज़ जाने की बात होती है तो वहाँ पर बोलीविया का नाम अवश्य आता है। बोलीविया की सरकार ने एक समय में क्या किया था, यहाँ पर जो जलापूर्ति व्यवस्था है वो एक प्राइवेट कंपनी को दे दी। अब प्राइवेट कंपनी को दे दी तो क्या हुआ, शुरुआत में तो उसने कीमतें वही रखी जो न्यूनतम कीमतें पहले हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसने कीमतें बढ़ाना स्टार्ट कर दी। लेकिन लोगों ने तरीका निकाला, लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम सुना होगा आपने, यानी अपनी घरों की छतों वगैरह में जो पानी गिरता है उसे हम इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों ने वो करना स्टार्ट कर दिया। सरकार ने एक कानून बना दिया, सरकार के कानून के तहत यहाँ पर लोग वो पानी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विद्रोह और बढ़ा उठा, ऊपर से निजी हाथों में जो पानी की व्यवस्था दी गई थी वो कीमतें लगातार बढ़ाते जा रहे थे। स्थिति इतनी ज़्यादा विस्फोटक हुई क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने पानी की चोरी भी स्टार्ट कर दी। तो सरकार को प्रमुख जो आपके नदी वगैरह हैं या फिर नहरें वगैरह जो थी या वहाँ पर जो तालाब वगैरह थे वहाँ पर उन्हें जो आर्मी वगैरह या पुलिस वगैरह खड़ी करनी पड़ी। लेकिन संघर्ष जब लगातार बढ़ता चला गया तो दबाव में आकर सरकार को पुराना वाला सिस्टम फिर से लागू करना पड़ा, यानी कि व्यवस्था अपने हाथ में लेनी पड़ी। और जो बिल्कुल घटिया किस्म के कानून बनाए गए थे जिसके तहत लोग पानी को संरक्षित नहीं कर सकते थे या बरसात का पानी इकट्ठा नहीं कर सकते थे, वो सारे कानून हटा दिए, यानी लोग अब इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो यहाँ सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बोलीविया का संघर्ष हम आगे पढ़ेंगे 9-10 वाले चैप्टरों में। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, ना तो पहला कथन असत्य है और ना ही दूसरा कथन असत्य है। तो आंसर है आपका डी। बात कर लेते हैं आपके चैप्टर में। आपके चैप्टर में 2 इमेज दी हुई हैं और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6वां है। 6वां गोल आपका ये है जल और स्वच्छता से संबंधित है। वहीं सतत विकास लक्ष्य 11वां, यहाँ पर संवहनी शहर और समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो आपको पता होगा कि हम इसके लिए 2030 तक प्रतिबद्ध हैं और हमारे कितने लक्ष्य हैं, यहाँ पर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं। देखिए बार बार मैं इनकी इमेज क्यों लगाता हूँ, बार बार इमेज मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं भारत भी इनके प्रति प्रतिबद्ध है और एग्जाम में भी ये पूछे जाएंगे। 2030 तक तो आपको इन्हें झेलना पड़ेगा। आप इतना समझ लीजिए 2030 तक तो आपको हर एग्जाम में घुमा फिरा कर इन्हें झेलना पड़ेगा। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था आप इन्हें किसी एक सीक्वेंस बनाकर, जैसे आपने एलिमेंट याद किए थे, तत्व याद किए थे आपने पीरियोडिक टेबल के, उसी तरह से आप इन्हें भी याद कर लीजिए। तो बार बार जब जब चैप्टर में आ जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको रिमेंबर हो जाए या फिर आप यहाँ पर याद रखें कि हमें ये याद करने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेरी है आप कमेंट करके मुझे बताएं। और देखिए एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, कमेंट आपका जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सी बात है उनके लिए आप कमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत गंभीर समस्या निकल कर आती है कि लोग जो नए नए लोग आते हैं चैनल पर जुड़ते हैं वो डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं, सर मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही। आप कहीं भी किसी भी चैनल पर जाएं, मैं अपने चैनल स्टडी विद मयंक की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी चैनल पर जाएं, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जो है वो खोल कर देखें और पूरा स्क्रॉल डाउन करें ऊपर से नीचे तक, सारी चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी। क्योंकि आपके चैनल पर कोई भी चीज़ रैंडम वे में नहीं है, सब कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहले प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए उसके बाद कमेंट कीजिए, लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं। आप कमेंट पहले करते हैं, प्लेलिस्ट देखते नहीं हैं। तो इस वजह से आप कहते हैं सर रिप्लाई नहीं देना, रिप्लाई मैं क्या दूं। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि चैनल पर कहीं भी किसी भी चैनल पर जाएं सबसे पहले प्लेलिस्ट चेक करें। जब हमें प्लेलिस्ट में कोई चीज़ नहीं मिल रही तब हम पूछें, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। तो आई होप आप आगे से ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।